हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12। अभी हम लोग का जो टॉपिक चल रहा है क्लास में वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम लोगों ने बेसिक ऑफ रिफ्रैक्शन देखा था, जो कि आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। उसके बाद मैंने रिफ्रैक्शन के इफ़ेक्ट्स बताए थे। फिर हम लोगों ने डेरिवेशन किया था। हम लोगों ने यहाँ जो डेरिवेशन किया था वो किया था अपेरेंट पोजीशन, मतलब हमें कोई चीज़ जब हम रेयर मीडियम से देखते हैं तो वो जितनी गहरी होती है उतनी गहरी हमें दिखाई नहीं देती, वो उससे थोड़ी हमारे को ऊपर दिखाई देती है। तो हमने अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डिराइव किया था। तो यहाँ हमने अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला डिराइव किया था, ये दिस इज़ आवर फॉर्मूला फॉर अपेरेंट डेप्थ। उसके बाद मैंने नॉर्मल शिफ्ट भी बताया था, अपेरेंट शिफ्ट। तो अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट शिफ्ट में अंतर, ये अपेरेंट शिफ्ट मतलब ये डिफरेंस, व्हाट इज़ द डिफरेंस इन एक्चुअल एंड वर्चुअल पोजीशन, उसकी एक्चुअल पोजीशन और उसकी इमेज की पोजीशन में कितना डिफरेंस है, दिस इज शिफ्ट। और डेप्थ जो उसकी सरफेस से जितनी डिस्टेंस थी वो उसकी अपेरेंट डेप्थ थी। तो हमने शिफ्ट भी निकाला था और डेप्थ भी निकाली थी। फिर मैंने आप लोगों को एक वर्क फ्रॉम होम दिया था, उसमें मैंने आप लोगों को उल्टा अपोजिट किया था। मैंने कहा था कि अभी हम डेंसर मीडियम से देख रहे हैं, वी आर हियर ओनली, हम यहाँ पर हैं और हम यहाँ से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। तो बेसिकली इसकी ये हमको और गहरा दिखेगा, वो जितना गहरा होता नहीं है उससे ज़्यादा गहरा हमको दिखाई देगा। तो ये इसकी अपेरेंट डेप्थ हो गई और ये इसकी एक्चुअल डेप्थ हो गई। यहाँ पे हमने शिफ्ट भी निकाला था कि हमको वो कितने कितने पोजीशन से सिर्फ शिफ्ट दिखाई देता है। फिर मैंने आप लोगों को लेटरल डिस्प्लेसमेंट ऑफ ग्लास स्लैब निकाल के दिखाया था, दिस डिस्टेंस डी। इस डी का फॉर्मूला हम लोगों को निकालना था और इस डी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था ये लेटरल शिफ्ट का। आज जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आज हम लोग इस लेटरल शिफ्ट के आगे करेंगे। हम लोगों को निकालना है बेसिकली, दिस इज़ द लेटरल डिस्प्लेसमेंट, है ना। अभी अभी मैं इसी ग्लास स्लैब में अगर मान लीजिए यहाँ कोई मैंने एक पिन लगा दी है, जैसे कि मैं आप लोगों को करके बताती हूँ। तो अभी मैं अपेरेंट शिफ्ट का अपेरेंट शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब, शिफ्ट यानी समझाना, अपेरेंट शिफ्ट यानी कि होता है कि एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट की जगह है उससे वो हमको कितनी दूरी पे दिखाई देता है, दैट यू कॉल्ड एज अपेरेंट शिफ्ट। ये जो लेटरल शिफ्ट था, लेटरल शिफ्ट मतलब जो इमर्जेंट रे है और जो एक्चुअल रे है उसमें कितना डिफरेंस है, उसमें कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो ये दोनों बातें अपनी जगह अलग अलग हैं, इसको आपको समझना होगा कि हम बोल क्या रहे हैं। तो बेसिकली मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के बताती हूँ, दिस इज़ आवर ग्लास स्लैब, this is the thickness of this glass slab is T। इस ग्लास स्लैब की थिकनेस है T, गेटिंग माई पॉइंट। इसके बाद मेरा एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है, दिस इज़ माई ऑब्जेक्ट O। ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से एक रे आ रही है, दिस इज़ द रे। तो ऑब्वियसली इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन होगा और ये बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल हो जाएगी, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। क्यों? क्योंकि ये रेयरर से डेंसर में आ रही है, बिल्कुल ध्यान से मेरी बात सुनना है। फिर इस सरफेस पे फिर से आपका रिफ्रैक्शन होगा और ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी और ये कुछ इस तरीके से चली जाएगी, गेटिंग माई पॉइंट, ये कुछ इस तरीके से जाएगी। तो ये हमारी फाइनल इमर्जेंट रे होगी, इमर्जेंट रे, गेटिंग माई पॉइंट। ये तो हम लोग को पता चल गया ग्लास स्लैब में ऐसा होता है, और जो हमने पिछले डेरिवेशन में किया था वो हमने इंसिडेंट और इमर्जेंट रे के बीच में डिफरेंस निकाला था, गेटिंग माई पॉइंट। अभी मैं आप लोगों को क्या करके बता रही हूँ, फॉर फर्स्ट सरफेस रे कहाँ से कहाँ आ रही है, रेयरर से
डेंसर मीडियम में आ रही है। रे कहाँ से कहाँ आ रही है? रेयर से डेंसर मीडियम में। अब मैं आप लोगों को पिछला डेरिवेशन बता रही हूँ। रेयरर से डेंसर, ये वाला देखो, ठीक है। रेयरर से डेंसर मीडियम हम लोग देख रहे हैं, सॉरी हम कहाँ से देख रहे हैं? डेंसर से। तो ये डेरिवेशन होगा केस 2। व्हेन वी लुक इट फ्रॉम डेंसर मीडियम, हमारे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? रेयरर मीडियम में, और हम देख कहाँ से रहे हैं? डेंसर मीडियम से देख रहे हैं। तो बेसिकली जब हमको ऑब्जेक्ट से ऊपर दिखाई देगी उसकी इमेज, मतलब जितनी एक्चुअली जहाँ ऑब्जेक्ट रखा है वहाँ नहीं दिखाई देगा, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई देगा। तो ये हमारी फर्स्ट सरफेस है। मुझे ऑब्जेक्ट कहाँ दिखाई देगा? मैं इसको पीछे ले जाती हूँ, इसको। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ द इमेज। यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट दिखाई देगा। दिस इज़ द ऑब्जेक्ट बाय फर्स्ट सरफेस। यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज़ ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ फर्स्ट सरफेस। मुझे फर्स्ट सरफेस पे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब से एक्चुअल दूरी है d। ऑब्जेक्ट की ग्लास स्लैब से एक्चुअल दूरी है d। कितनी है? एक्चुअल दूरी है d। अभी इसने जो किया, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट सरफेस से जब मैं देख रही थी, जब मैं कहाँ खड़ी हूँ? मैं डेंसर मीडियम में खड़ी हूँ। और ऑब्जेक्ट कहाँ? यहाँ नहीं दिख रहा मुझे ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये जो फर्स्ट सरफेस से एक्चुअल डिस्टेंस थी, इस डिस्टेंस को उसने कितने से शिफ्ट कर दिया? मान लीजिए मैं इसको नाम देती हूँ y। तो बेसिकली तो इसकी डिस्टेंस ग्लास स्लैब से कितनी थी? d। लेकिन फर्स्ट सरफेस अगर मैं यहाँ से देख रही हूँ तो मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है, मुझे ऑब्जेक्ट यहाँ दिखाई दे रहा है। यहाँ दिखाई दे रहा है मतलब मुझे ग्लास स्लैब से उसकी दूरी कितनी दिखाई दे रही है? y। कितनी दिखाई दे रही है? y। तो मैं बोलूँगी अपेरेंट डेप्थ। दिस इज अपेरेंट डेप्थ। ये हमने यहाँ पे फॉर्मूला निकाला है। अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू, देख लीजिए, अपेरेंट डेप्थ इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। डेंसर मीडियम अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम इनटू एक्चुअल डेप्थ यहाँ पे कितनी है? d। तो यहाँ पे आ जाएगा इनटू d। गेटिंग माई पॉइंट? समझ में आया आपको? अब यहाँ पे रिफ्रैक्शन कौन सी सरफेस से हो रहा है? फ्रॉम सेकेंड सरफेस ऑल्सो। रिफ्रैक्शन थ्रू फ्रॉम सेकेंड सरफेस। अब सेकेंड सरफेस में मेरे लिए ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? डेंसर में, क्योंकि रे कहाँ से आ रही है? डेंसर से आ रही है। तो मेरे लिए तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? डेंसर में, क्योंकि ये रे जो आ रही है, दिस बिहेव एज ऑब्जेक्ट, मतलब दिस बिहेव एज ऑब्जेक्ट फॉर मी। ये मेरे लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। और इमेज कहाँ बन रही है? तो मैं इसको पीछे ले जाती हूँ। जब मैं इसको पीछे ले गई तो इसने फाइनली ऑब्जेक्ट को कहाँ शिफ्ट कर दिया? यहाँ पे। दिस इज द फाइनल ऑब्जेक्ट बाय सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस बोल रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ है। गेटिंग माई पॉइंट? सेकेंड सरफेस बोल रहा है ऑब्जेक्ट यहाँ है। तो सेकेंड सरफेस से यहाँ इमेज बन रही है। दिस इज द फाइनल इमेज। यहाँ इमेज बन रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो इस सेकेंड सरफेस से दिस आई, ध्यान रखिए, दिस आई, इस आई से लेके इस सरफेस तक की दूरी, आई से इस सरफेस तक की दूरी को मैं मान लेती हूँ y डैश। क्यों? क्योंकि ये इसका शिफ्ट है, सेकेंड सरफेस से था। तो अब देखो यहाँ पे इसने कितना शिफ्ट किया? सेकेंड सरफेस ने y डैश। सेकेंड सरफेस इज द अपेरेंट डेप्थ। यहाँ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट था, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। ये भूल जाओ, एक्चुअल ऑब्जेक्ट भूल जाओ, क्योंकि ये तो फर्स्ट सरफेस। अभी अपन इस सरफेस की बात कर रहे हैं, सेकेंड सरफेस। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? ये। और सेकेंड सरफेस ने इमेज कहाँ बनाई है? यहाँ। तो इसकी अपेरेंट डेप्थ कितनी है? अपेरेंट डेप्थ इज y डैश।
y डैश इज इक्वल्स टू, आपको पता है जब डेंसर से रेयर आ जाता है तो ये ऊपर नीचे हो जाता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो हम इसको लिख देंगे एन आर अपॉन एन डी इंटू, एक्चुअली ऑब्जेक्ट कहाँ है? दिस इज एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ, एक्चुअल डेप्थ कहाँ पे है? एक्चुअल डेप्थ इज दिस इज द ऑब्जेक्ट। तो इसकी फाइनल पोजीशन यदि मैं देखूं तो ये कितना है? दिस इज y प्लस टी। तो मैं इसको लिख रही हूँ y प्लस टी, दिस इज सेकेंड। आपको ये समझना होगा, फिर से बता रही हूँ, फर्स्ट सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की एक्चुअल डेप्थ ये है डी, डी, डी। गेटिंग माई पॉइंट? अपेरेंट डेप्थ, अपेरेंट डेप्थ मतलब इसने यहाँ शिफ्ट कर दिया था, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, ये कुछ नहीं था, यहाँ शिफ्ट किया था, यहाँ शिफ्ट किया था, तो दिस इज द अपेरेंट, तो दिस इज द अपेरेंट, दिस इज द एक्चुअल। तो अपेरेंट इज इक्वल्स टू दिस इनटू एक्चुअल। अब सेकेंड सरफेस की बात करते हैं। सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट अब ये हो गया है, इसने इमेज को कहाँ शिफ्ट किया है? यहाँ। तो व्हाट इज द अपेरेंट डेप्थ? अपेरेंट डेप्थ इज y डैश, y डैश इज इक्वल्स टू दिस इनटू व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ? दिस इज द एक्चुअल डेप्थ सेकेंड सरफेस के लिए, दिस इज द ऑब्जेक्ट, तो दिस इज y प्लस टी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। अब हम पुट 2 in 1, हम इसको कहाँ पुट कर रहे हैं? 2 in 1, पुट 2 in 1। सो y डैश इज इक्वल्स टू, y डैश इज इक्वल्स टू एन आर अपॉन एन डी इंटू, ये y की वैल्यू रख रही हूँ, तो ये y की वैल्यू हो गई एन डी अपॉन एन आर इंटू डी प्लस टी। गेटिंग माई पॉइंट? तो इससे ये कैंसिल हो गया। ओके। अब y डैश इज इक्वल्स टू, y डैश इज इक्वल्स टू, ये अंदर मल्टीप्लाई होगा दोनों से, इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी, क्योंकि बीच में क्या है? प्लस है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा d प्लस टी के साथ ये आएगा, तो ये हो जाएगा एन आर अपॉन एन डी इंटू टी। गेटिंग माई पॉइंट? Getting my point? So this is y dash. Okay, this is equation number 3rd. आ रही है बात समझ में? This is equation number 3rd. अब मुझे निकालना है बेसिकली एक्चुअल शिफ्ट। तो this is the object and this is the shift. Object final, final, final is this is the object और final यहाँ पे शिफ्ट किया, तो मुझे यहाँ पे निकालना है x। तो x इज इक्वल्स टू, x को मैं क्या लिख सकती हूँ? देखिएगा ध्यान से, x इज इक्वल्स टू मैं लिख रही हूँ ये पूरा माइनस ये, लिख सकते हैं d प्लस टी माइनस y डैश, लिख सकती हूँ दिस इज d प्लस टी माइनस y डैश इज इक्वल्स टू x। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहाँ पे मैं वैल्यू रखती हूँ d प्लस टी माइनस d प्लस टी एन आर अपॉन एन डी। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, ओके, आ रही है बात समझ में? तो दिस इज इक्वल्स टू d प्लस टी, x इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा d प्लस टी माइनस, तो ये प्लस डी और ये माइनस डी कैंसिल, दिस इज प्लस डी एंड दिस इज माइनस डी कैंसिल। हमारे पास बचा टी माइनस टी अपॉन, तो टी कॉमन ले रही हूँ, तो मेरे पास बचा 1 माइनस एन आर अपॉन एन डी। सो दिस इज द शिफ्ट। शिफ्ट मतलब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये था फाइनल और इनके बीच में। शिफ्ट यानी जब हम ग्लास स्लैब से, मैंने मान लीजिए यहाँ पे पिन लगाई है, यहाँ पे मैंने एक अल पिन लगा दी है इस तरीके से, और अगर मैं ग्लास स्लैब से इधर से देखूँगी तो मुझे ये पिन यहाँ नहीं दिखती, मुझे ये पिन यहाँ दिखेगी। तो आपको ग्लास स्लैब ने ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस से शिफ्ट किया, दिस डेरिवेशन इज ऑल अबाउट दैट। गेटिंग माई पॉइंट? ओके। तो इसमें अब हमको देखना है मैक्सिमम। अच्छा, ये हो गया। कल हम लोगों ने जो ये पढ़ा था दिस, कल हमने लेटरल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था कि भाई जो इमर्जेंट रे है और जो एक्चुअल रे है उसमें इतना अंतर होता है। तो मुझे यहाँ पे आप लोग को एक बात और बतानी थी जो मैं कल की क्लास में भूल गई थी, मैं आप लोग को बता देती हूँ।
मैक्सिमम कितना हो सकता है, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट, मतलब इन दोनों के बीच में कितना ज़्यादा मैक्सिमम गैप हो सकता है। तो इसकी कंडीशन है, यहाँ पे मैं इसका लिख के बता रही हूँ, डी मैक्स। इसको कहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर देती हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये डी मैक्स की कंडीशन है, मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट। डी मैक्सिमम कब होगा, कंडीशन डी मैक्सिमम, तो इसकी कंडीशन होगी आई टेंड्स टू 90 डिग्री। आई टेंड्स टू, मतलब 90 नहीं है, ऐसा एकदम 90 नहीं गिर रहा है। आई टेंड्स टू 90 मतलब ये लाइट ऐसी जा रही है। आई टेंड्स टू 90 मतलब ऐसा, दिस इज योर ग्लास स्लैब, और लाइट इस तरीके से जाए ऐसी, तो ये इसके साथ लगभग इसका कितना एंगल हो, 90, तब ये कंडीशन होती है। अब देखो इस फॉर्मूले में मैं रख के बताती हूँ। इफ़ आई टेंड्स टू 90, तो मैं यहाँ 90 रखूँ, यहाँ 90 रखूँगी, तो ये होगा साइन 90 माइनस आर। तो d इज इक्वल्स टू हो जाएगा t अपॉन कॉस आर इंटू साइन 90 माइनस आर। साइन 90 माइनस आर इज कॉस आर, कॉस आर से कॉस आर कैंसिल, सो d इज इक्वल्स टू टी, d इज इक्वल्स टू टी। मतलब मैक्सिमम कंडीशन, ये जो दो रे में जो डिफरेंस हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास की थिकनेस के बराबर हो सकता है, उस थिकनेस से ज़्यादा ये नहीं होता। तो d इज इक्वल्स टू थी, इमर्जेंट रे और एक्चुअल रे में जो डिफरेंस हो सकता है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्लास स्लैब की थिकनेस के बराबर हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। गेटिंग माई पॉइंट। उसी तरीके से यदि मिनिमम की बात करें, डी मिनिमम, किसकी बात करें, डी मिनिमम, तो डी मिनिमम की कंडीशन है इसके लिए आई टेंड्स टू 0। अगर आई टेंड्स टू 0 होता है तो आर टेंड्स टू 0। ये कौन सी कंडीशन हो गई, दिस इज़ द कंडीशन जब ग्लास स्लैब पे लाइट सीधी गिरती है तो वो सीधी ही निकल जाती है। गेटिंग माई पॉइंट। तो अगर आई टेंड्स टू 0 तो ये साइन 0 हो गया, साइन 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो 0, तो यहाँ पे डी मिनिमम हो जाएगा 0, मतलब नो डिस्प्लेसमेंट, जैसी रे गई है वैसी की वैसी बाहर निकल जाएगी। दिस इज़ द कंडीशन मिनिमम डिस्प्लेसमेंट। मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसी इंसिडेंट रे है वैसी की वैसी इमर्जेंट निकल सकती है यदि वो उस पर सीधी गिरे तो, और यदि वो उस पर ऐसी गिरती है आड़ी 90 डिग्री पे तो उस पर मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। ये दोनों कंडीशंस आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो अभी मैंने आप लोगों को अपेरेंट शिफ्ट बाय ग्लास स्लैब ये बताया, उसके बाद मैंने आप लोगों को कल के उसमें जो लेटरल शिफ्ट की मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन बताई। अब एक दो फॉर्मूले हैं रिफ्रैक्शन से रिलेटेड, वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। आपको प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी मतलब होता है कि यदि मान लीजिए कोई लाइट किसी भी एंगल पे, अगर हमारे पास ऐसा ये रेयरर मीडियम है और ये हमारा डेंसर मीडियम है, यहाँ से जो लाइट गिर रही है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, ये बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाएगी, और यदि मैं यहाँ पे मिरर लगा दूँ परपेंडिकुलरली तो ये इसी पाथ को रिट्रेस कर जाती है। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। दिस इज़ आई, दिस इज़ आर, प्लेन मिरर। गेटिंग माई पॉइंट। तो हमको ये पता है स्नेल्स लॉ, यदि जब ये गिर रही है तो मैं स्नेल्स लॉ से लिख सकती हूँ, जब ये आ रही है ऐसी आई ऐसी मुड़ी, ठीक है, यहाँ हो जाएगा साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू रेयर। ओके, गेटिंग माई पॉइंट, ओके। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। आफ्टर
reflection from plane mirror, from plane mirror. आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, अब लाइट यहाँ से जा रही है तो उल्टा हो जाएगा, दिस इज आर एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जा रही है तो साइन आर अपॉन साइन आई इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयरर मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू डेंसर। गेटिंग माई पॉइंट। हम इन दोनों को फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकेंड करते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा 1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा एन डी आर इंटू एन आर डी, तो एन डी आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एन आर डी। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, रेसिप्रोकल होता है, ठीक है। तो ये एक छोटा सा डेरिवेशन था। उसके बाद एक और चीज़ थी, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडिया, रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम। तो रिफ्रैक्शन थ्रू कॉम्बिनेशन ऑफ मीडियम मतलब पहले एयर से आ रही है, गेटिंग माई पॉइंट, दिस इज वाटर, दिस इज एयर एंड दिस इज ग्लास, गेटिंग माई पॉइंट। तो यहाँ से आएगी, ये इसको थोड़ा मोड़ देगा, फिर यहाँ जाएगी, ये इसको थोड़ा और मोड़ देगा, गेटिंग माई पॉइंट, और फिर ये यहाँ से जाएगी और ये अवे फ्रॉम नॉर्मल करेगा, गेटिंग माई पॉइंट। क्यों? क्योंकि यहाँ डेंसर से रेयरर में जा रही है, गेटिंग माई पॉइंट। तो ये पहले यहाँ से गिरी, इसने इसको थोड़ा बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल किया, वाटर से ग्लास में गई और मुड़ गई, लेकिन जब ग्लास से एयर में जाएगी तो वापस उसी पाथ पे जाती है, गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज आर एंगल I1, दिस इज I, and if this is R1 then this is also R1, and if this is R2 this is also R2, and this is your angle E emerging, getting my point। फर्स्ट सरफेस के लिए लिख रही हूँ साइन I अपॉन साइन R1 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। इस सरफेस के लिए लिख रही हूँ साइन R1 अपॉन साइन R2 इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। थर्ड सरफेस के लिए लिख रही हूँ तो हो जाएगा साइन R2 अपॉन साइन E, साइन E। ये एंगल वापस I होगा, E और I इक्वल होता है, मैंने बोला था इमर्जेंट रे इज ऑलवेज पैरेलल टू, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा I, तो हमने इसको I लिखा इज इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 1 2 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर इंटू refractive index of water with respect to air into refractive index of glass with respect to water into refractive index of air with respect to glass is always equals to 1। ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो है बेसिकली दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सर्फेसेस, दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल सर्फेसेस, गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। तो आप लोग को ये दो फॉर्मूले, ये दो डेरिवेशन और पता होने चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। इस रिफ्रैक्शन के कारण कुछ फिनोमिनाज होते हैं, जैसे मैंने आप लोग को बताया था क्लास 10th में आपने पढ़ा था अपेरेंट शिफ्ट ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज़। हमें सनसेट और सनराइज़ के टाइम पे सन की एक्चुअल पोजीशन क्यों नहीं दिखती? रिफ्रैक्शन के कारण। किसके कारण?
रिफ्रैक्शन के कारण एटमॉस्फेयर में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। सन एक्चुअली यहाँ होता है, सन हॉरिजन से नीचे होता है। यहाँ पे हमको पता है ये अर्थ है, यहाँ पे बहुत सारी लेयर होती है। ऊपर रेयरर होता है, नीचे डेंसर होता है जैसे जैसे एटमॉस्फेयर। तो ये रे क्या होती है जो यहाँ से आती है वो बैंड टुवर्ड्स नॉर्मल नॉर्मल यहाँ होती जाती है और हमें सन यहाँ दिखाई देता है। तो बेसिकली एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमें सनराइज़ और सनसेट पे एक्चुअल पोजीशन नहीं दिखती, हमें वो पहले ही दिखने लगता है जबकि वो नहीं, सनराइज़ नहीं हुआ होता है। तो ये जितने भी फिनोमिनाज हैं, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट द रिफ्रैक्शन। अभी हम लोगों ने पढ़ा है रिफ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट आर द अपेरेंट शिफ्ट, व्हाट आर द लेटरल शिफ्ट, उसके न्यूमेरिकल हमने पढ़े हैं। कल हम बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे और वो हम पढ़ेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कल मैं आप लोगों को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाऊँगी। अभी आप लोगों ने रिफ्रैक्शन मतलब दिस इज़ वन नोट्स जो हमने एक पार्ट और कंप्लीट कर लिया है। इससे पहले जो हम लोगों ने पार्ट कंप्लीट किया था वो हमारा पार्ट था रिफ्लेक्शन वाला। तो दिस इज़ द नोट्स फॉर रिफ्लेक्शन। ये हमारा रिफ्लेक्शन वाला पार्ट हुआ था, ये हमारा बेसिकली रिफ्रैक्शन वाला सेकेंड नोट्स हुआ है। अभी मैं कल आप लोगों को इस चैप्टर के थर्ड एरा में ले जाऊंगी एंड दैट इज़ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। गेटिंग माई पॉइंट? तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। गो थ्रू विथ योर NCERT, गो थ्रू द न्यूमेरिकल्स, वो सब करने की कोशिश करिए। कल हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।